तो सबसे पहले वेलकम टू पलक फार्मा क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट एंड होमियोस्टेसिस। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि एचएपी क्या होता है और लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है, जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम अब पढ़ रहे हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे बॉडी के सराउंड है ना, जो हमारे बॉडी के सराउंड है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वही क्या है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जहाँ से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, न्यूट्रिएंट ले रहे हैं जो हमारी बॉडी सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वही क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और उसी जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे सेलुलर एक्टिविटी से एक्सक्रीट होता है तो वो कहाँ पर जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो फिर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उनके बीच में एक बैरियर होता है, वो क्या है, स्किन। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है जहाँ से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 जो एक्सेल कर रहे हैं, और जो है ये स्किन जो है ये हमारी क्या हो गई, बैरियर हो गई। और ये जो है इंटरनल एनवायरनमेंट जहाँ पे जो है सेल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमें समझ में आ गया, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है जहाँ पर क्या है, इज द वाटर बेस्ड मीडियम। ये क्या है, वाटर बेस्ड मीडियम है जहाँ पे जो है हमारे बॉडी सेल्स से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाटर बेस्ड मीडियम क्या है, जहाँ पे जो सेल्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड, जिसमें जो है हमारे सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑक्सीजन से अदर सब्सटेंसेस है, हमें वो क्या है बॉडी सेल्स तक पहुंचाना है, जो उसको क्या ऑक्सीजन से और न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे जा रहा है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंच रहा है। तो वो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, एक ट्यूब है, मतलब ट्यूब मतलब जहाँ से ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वो ट्यूब क्या है, ये आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, ठीक है, कैपिलरीज है, जिससे वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी सेल्स तक पहुँच रहे हैं। तो यही क्या है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और जो सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट है, और वो जो सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुंचेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचेंगे, किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल फ्लूइड के थ्रू, इंटेस्टाइनल फ्लूइड के थ्रू, और क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, है ना। और हर सेल जो है वो क्या होता है, एनक्लोज होता है, किससे, मतलब किससे कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करती है। वो क्या करती है, मतलब वो ही सिलेक्ट करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा सेल के और कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा। तो ये जो है एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब तो यही है कि जो है वो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है कि सेल के अंदर जाए और कुछ को अलाउ करती है कि वो सब्सटेंस सेल से बाहर जाए। ठीक है, ताकि ये जो है हमारा मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, तो ये क्या करता है, हमारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे सेल्स को रेगुलेट करता है, इसके इंटरनल कंपोजिशंस को रेगुलेट करता है। जो स्मॉलर पार्टिकल है वो इजीली जो है वो पास हो जाते हैं, यूजली पास हो जाते हैं उस मेम्ब्रेन से, और जो मतलब अदर मोर रेडिली उस मतलब दूसरे सब्सटेंसेस के कंपेयर में स्मॉल पार्टिकल जो है वो इजीली जो है वो पास हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो जिसके कारण जो अंदर का केमिकल कंपोजिशन बाहर के केमिकल कंपोजिशन से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जो सेल्स के अंदर का कंपोजिशन है वो सेल्स के बाहर के कंपोजिशन से डिफरेंट हो जाता है। तो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो है इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, जिसमें जो है सेल प्रेजेंट होता है, उसमें ये जो है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसमें ये क्या है, बैरियर की तरह काम कर रही है कि कुछ जो मॉलिक्यूल लीव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो है अंदर जा रहे हैं, तो जिसके कारण बाहर का केमिकल कंपोजिशन अंदर के केमिकल कंपोजिशन से डिफरेंट है। तो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं होमियोस्टेसिस क्या होता है। होमियोस्टेसिस मतलब अनचेंजिंग, जो अनचेंज होता है। ठीक है, तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कंपोजिशन होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, टाइटली कंट्रोल रहता है, और वो क्या होता है, कांस्टेंट स्टेट में रहता है, एक उसकी वैल्यू में रहता है। तो उसे ही हम मतलब एक वैल्यू में रहता है, कांस्टेंट स्टेट में रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। ठीक है, जो क्या है, अनचेंज रहता है।
ठीक है। अगर ये जो बैलेंस है, जो हमने एक वैल्यू रखी हुई है कि इस वैल्यू तक ये होता है, अगर इस वैल्यू से कम होगा या ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, हम जो है वेल फील नहीं करेंगे, हमें क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाती है। तो उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे इसको कि होम्योस्टेसिस जो है चेंज हो गई है। जो चेंज होगी तो उसके कारण हमें क्या हो जाएगी, डिसीज कॉज हो सकती है। तो उसे ही हमने क्या बोला है, होम्योस्टेसिस। तो इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल हैं जो क्या है, एक नैरो लिमिट में मेंटेन होते हैं एक होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म से। तो हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स में क्या आता है, वो टेम्परेचर। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इसका जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर इतना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमें क्या आ जाता है, फीवर हो जाता है। तो मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका क्या है, होम्योस्टेसिस है ना। होम्योस्टेसिस टेम्परेचर हो गया। होम्योस्टेसिस मतलब जो इस टेम्परेचर में होना चाहिए, है ना। तो जिसके कारण हम वेल फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, हमें कोई डिसीज नहीं है ना, फीवर नहीं है, हमें ये पता पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्या है, नैरो लिमिट है जो होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म से मेंटेन होती है, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन, अगर हमें डिहाइड्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डगमा गया, तो उसके कारण हम वेल फील नहीं करेंगे। और जैसे पीएच है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया तो उसके कारण क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा ना, डायबिटीज हो सकता है उससे। और जो ये है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो होता है वो बोलते हैं कि 80 ना 120 to 80 हमारा होना चाहिए, 120-80 होना चाहिए। लेकिन अगर उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है या उससे लो होता है तो हमें पता है कि बीपी लो हुआ है, बीपी हाई हुआ है। तो उसके कारण हमें अलग से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि अभी हमारी तबीयत सही नहीं है, हम वेल फील नहीं कर रहे हैं। तो उसे ही हमने क्या बोला कि एक जो है नैरो लिमिट होती है। अगर वो लिमिट नहीं होती है, अगर वो लिमिट होती है तो वो होम्योस्टेसिस है, हम एक कांस्टेंट स्टेट में है, हम एक वेल बीइंग है, मतलब हमें कोई डिसीज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई सिम्टम्स ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो हमारी कौन सी स्टेट हो गई, होम्योस्टेसिस। और अगर वो लिमिट जो है अगर वो डाउन होती है, अप्स एंड डाउन उसमें होते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, कुछ सिम्टम्स हमें उसमें दिखते हैं कि हाँ कि अभी हमारी तबीयत सही नहीं है। तो वो हम क्या होते हैं, हम वेल फील नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि मतलब इसलिए हमें होम्योस्टेसिस स्टेज में रहना चाहिए। जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन होता है कंट्रोल सिस्टम से ना, जिससे मतलब ये कंट्रोल सिस्टम से मेंटेन होता है, जो डिटेक्ट करता है, कंट्रोल सिस्टम जो डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है। अगर हम मतलब ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस जो है वो कंट्रोल सिस्टम से क्या होता है, मेंटेन होता है ना, कंट्रोल सिस्टम से मेंटेन होता है। तो ये मेंटेन होता है, वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज को रिस्पॉन्ड करता है। तो कंट्रोल सिस्टम में जो है 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो बेसिक 3 कंपोनेंट क्या है, डिटेक्टर है, पहले वो डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद अगर कंट्रोल सेंटर को वो रिस्पॉन्स करता है, अगर कंट्रोल सेंटर को रिस्पॉन्स करता है, अगर वो सही है तो फिर उसको ये कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कंट्रोल सेंटर में मतलब वो डिटेक्टर में ऐसा दिख रहा है कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत है तो वो जाएगा इफेक्टर के पास और इफेक्टर अपना इफेक्ट शो करेगा। तो फिर जो कंट्रोल सेंटर है वो एक क्या है, उसने एक लिमिट जो है वो डिटरमाइन करके रखी है वेरिएबल फैक्टर्स की, उसको मेंटेन करके रखी है। तो ये जो है ये क्या है, जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करता है कि इनपुट जो है वो रिसीव करता है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है कहाँ से, डिटेक्टर से, सेंसर से, और फिर ये इंटीग्रेट ये ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये इनकमिंग सिग्नल्स जो है वो एडजस्टमेंट, उसमें ज़रूरत है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, उसको लो करना है, हाई करना है, तो उसको अगर ज़रूरत है तो ये कंट्रोल सिस्टम जो है, सेंटर जो है, ये कंट्रोल सेंटर जो है ये इफेक्टर को क्या करेगा, आउटपुट ये जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कहाँ पे, इफेक्टर में। इफेक्टर इज चेंज, फिर उसमें बस क्या होगा कि डायनामिक प्रोसेस होएगी, उसमें रीएडजस्टमेंट हो जाएगा फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स का, ठीक है। डिटेक्टर जो है ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर जो है इफेक्टर को देगा, और उसके कारण हमारा फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स की जो लिमिट है वो वापस से रीएडजस्टमेंट होएगी ना। तो ये ऐसी प्रोसेस चलती है और हम होम्योस्टेसिस स्टेज में जाते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे चलता है हम वो देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है।
ठीक है। हमने इसका नाम क्यों रखा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हमने इसका नाम क्यों रखा है? इसमें क्या है कि इस सिस्टम को कंट्रोल करता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। तो ये क्या करता है, इफेक्टर को रिस्पॉन्स करता है कि वो या तो डिक्रीज करे या क्या करे, निगेट द इफेक्ट, मतलब वो उसके ओरिजिनल स्टिमुलस के इफेक्ट को कम करता है या मतलब इसके इफेक्ट को कम करता है, नेगेटिव देता है। तो वो क्या करता है, जिसके कारण हमारी होमियोस्टेसिस मेंटेन होती है, रीस्टोर होती है। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, किसी चीज को डिक्रीज कर रहा है, तो उसका हमने नाम दिया है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके कारण हमारी जो है होमियोस्टेसिस मेंटेन हो रही है, रीस्टोर हो रही है। तो इसमें सबसे अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है टेम्परेचर का, ठीक है। तो थर्मोस्टेट इसमें बताया कि इसका क्या है, टेम्परेचर डिटेक्टर है ना, ये रूम टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है। तो जो है ये थर्मोस्टेट जो है ये किससे कनेक्टेड, बॉयलर कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल सेंटर है जो बॉयलर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो थर्मोस्टेट है ये क्या है, अपनी थर्मोस्टेट क्या है, टेम्परेचर डिटेक्टर, ये अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो कंपेयर करता रहता है किससे, रूम टेम्परेचर से, है ना। अगर रूम टेम्परेचर से कंपेयर करता रहता है और अगर जरूरत होती है तो ये जो है एडजस्टमेंट जो है वो करता है ताकि ये रूम टेम्परेचर से मतलब अल्टर हो जाए। तो ये जो है क्या करता है कि जब जरूरत होती है तो ये क्या करता है, उसको एडजस्टमेंट करता है। तो एडजस्टमेंट करता है ताकि ये अपने होमियोस्टेसिस स्टेज में आ जाए। तो हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देख रहे हैं, इसमें अभी इन्होंने रूम टेम्परेचर से रिलेटेड बताया है, फिर अभी हम बॉडी टेम्परेचर भी देखेंगे। तो पहले हम एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं, रूम टेम्परेचर से ही समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जैसे थर्मोस्टेट है ना, थर्मोस्टेट क्या बोला है, टेम्परेचर डिटेक्टर। टेम्परेचर डिटेक्टर है जहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो है टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है वो अगर हमारा लो हो जाता है तो ये क्या करता है, बॉयलर को ऑन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि अब वो आउटपुट हीट क्या करता है, वो मतलब जो है हमें हीट मिलती है बॉयलर के थ्रू और वो हमारे रूम को क्या कर देता है, वार्म कर देता है। और जब प्रीसेट टेम्परेचर तक वो क्या हो जाता है, रीच हो जाता है, तो जो है सिस्टम जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो जब थर्मोस्टेट है, जब अगर जो टेम्परेचर डिटेक्टर है उसने क्या करा कि डिटेक्ट करा है कि इसका रूम टेम्परेचर जो है वो हायर हो गया है, तो वो क्या करेगा, बॉयलर को ऑफ करेगा, हीट प्रोडक्शन होगी, है ना, बॉयलर को ऑफ करेगा, हाँ, हीट लॉस होगी, है ना, रूम से हीट जो है वो लॉस होगी। और क्या हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारा थर्मोस्टेट है उसमें क्या होगा कि हायर हमारा रूम टेम्परेचर जो है, अगर थर्मोस्टेट टेम्परेचर डिटेक्टर ने ये डिटेक्ट किया कि हमारी रूम टेम्परेचर जो है वो हायर है, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉयलर को ऑफ करेगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉयलर से जो है हीट प्रोडक्शन स्टॉप होगी। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो स्लोली क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, है ना, कूल डाउन हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये ही सेम एग्जांपल इन्होंने क्या बोला कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है, तो ये किससे कंट्रोल होता है, नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम, जो हमारे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से जो हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं इस जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल को कंट्रोल करके ना। इस फिजियोलॉजिकल वेरिएबल को कंट्रोल करके नेगेटिव फीडबैक से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, हाई और लो टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है, उस प्रॉब्लम से हम इसको बचा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, एक प्रीसेट लेवल होती है, उससे अगर लो हो जाता है तो ये स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग से जो है ये डिटेक्ट होता है, जो कहाँ पे होती है, हाइपोथैलेमस में होती है, जो क्या फॉर्म करता है, कंट्रोल सेंटर फॉर्म करता है। तो ये जो है ये सेंटर जो है एक्टिवेट, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है कौन से मैकेनिज्म को, इधर रेज बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म, डेट रेज, जो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेज कर रहा है, तो उस मैकेनिज्म को ये एक्टिवेट करती है। तो ये क्या इंक्लूड करती है ना, स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो इस स्केलेटल मसल को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, जो क्या करता है, शिवरिंग कॉज करता है और हमारे ब्लड वेसल को नैरो कर देती है इन द स्किन, जिसके कारण क्या होती है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस होता है और हमारी जो है हीट लॉस होती है फ्रॉम द पेरीफेरी, हीट लॉस होती है पेरीफेरी से। और क्या होता है, हमारा बिहेवियरल चेंज जो होता है वो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथ जो है वो क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए।
फिर जब ये हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है हमारी नॉर्मल रेंज से वापस से राइज हो जाता है, तो ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग है तो वो ज़्यादा एक्टिवेट फिर उसके बाद एक्टिवेट नहीं देती है। द सिग्नल टू द हाइपो, ये क्या होती है कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल देती है कि ये क्या कर दे, स्टॉप कर दे। देयरफॉर शिवरिंग स्टॉप हो जाती है, ब्लड फ्लो ऑफ द पेरिफेरल रिटर्न्स टू नॉर्मल। व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज, जब वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज होता है विथ नॉर्मल रेंज से, अगेन तो टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग जो हो जाती है वो ज़्यादा फिर स्टिमुलेट नहीं होती है ना, वो क्या करती है कि स्टिमुलेट नहीं करती है और वो सिग्नल देती है हाइपोथैलेमस को कि स्टॉप कर दे, तो शिवरिंग स्टॉप हो जाती है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है पेरिफेरी में वो नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत सारे होम्योस्टेसिस जो है होम्योस्टेटिक कंट्रोल जो होता है बॉडी के वो यूज़ होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ना, तो जाके वो इतना सीरियस चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट सडन और सीरियस चेंजेस होते हैं उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है कि ये जो है इसके कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि इसमें क्या है ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग और क्या है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब लेबर का टाइम होता है, मतलब जब बेबी बॉर्न का टाइम आता है, तो क्या होता है कि जो है हार्मोन ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि बेबी के हेड को फोर्स करता है इनटू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, और ये स्ट्रेस रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है ना। तो इसको रिस्पॉन्स देने के लिए ये क्या करता है, बहुत मतलब और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन क्या करता है, रिलीज करता है, जिसके कारण स्ट्रेंथ मिले कॉन्ट्रैक्शन में और लेबर मेंटेन हो पाए। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो क्या करता है, जो मतलब उसमें फिर बॉर्न तो स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स इज नो लॉन्गर, फिर तब हमें और स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं है, तब क्या हो जाता है ऑक्सीटोसिन का रिलीज जो हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये इसका सिर्फ एग्जाम्पल है, और ब्लड क्लॉटिंग इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस। होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो होम्योस्टैटिक को बैलेंस नहीं कर पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है, एबनॉर्मल स्टेट जो है वो डेवलप होती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डिसीजेज होंगी, हमारी हेल्थ जो है वो क्या होगी, इल होगी, है ना, जो है हमारी लाइफ जो है वो हेल्थ जो है वो खराब होगी, लाइफ भी जो है वो खराब होगी। तो उसको ही उन्होंने क्या बोला है, होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस। और आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।